जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इलेक्शन से पहले मोदी साहब ने एक छक्का मारा है विच इज अबाउट द सीएए। और मैंने सोचा कि सबसे पहले जरा फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं संजय जी का, जो हमारे साथ हैं इस टाइम पे। संजय दीक्षित जी जो बताएंगे यार ये हुआ क्या, टाइमिंग क्या है, एंड स्पेशली मेरे को जो इंटरेस्टेड है कि यार वो गाने बनेंगे, पोस्टर छपेंगे, हमारी इकॉनमी जो प्रिंटिंग वाली इकॉनमी है, जो डिजाइनिंग वाली इकॉनमी है भारत के अंदर, उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि थोड़े से वो सिंगर विंगर आएंगे, बिरयानी थोड़ी होगी। कुछ ऐसा रिएक्शन सर को दिखता है कि नहीं दिखता? जरा जरा उस पर बात करते हैं। लेट्स टेक हिज फर्स्ट रिएक्शन ऑन द सीएए। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते, नमस्ते टू एवरीवन वॉचिंग जी। तो सर क्या आपको क्या ये दिखता है? भाई, ये जो छक्का जो आपने कहा ना, ये जो छक्का मारा है, ये बता के मारा है। ये बहुत दिनों से बता रहे हैं कि भाई इस बॉल पे हम छक्का मारेंगे, और उसके बाद भी जो बॉलर थे वो कुछ नहीं कर पाए, मार दिया छक्का। और छक्का भी ऐसा मारा कि बॉल जो है वो स्टेडियम के बाहर है, नई बॉल लानी पड़ेगी। ये तो मतलब इंटरेस्टिंग है। मैं तो देख रहा था सर कोई कुछ होगा। अभी फार्मर प्रोटेस्ट भी था, मैं सोचा चलो फार्मर एक्सटेंडेड टू सीए कुछ करेंगे, कुछ यार लेकिन दोनों प्लान तो हाथ यही जोड़ था। के। प्लान इसलिए ये था क्योंकि ये बात बहुत पहले बोल दी थी, करीब महीने 1.5 महीने पहले ही से अमित शाह बोल रहे थे कि भाई हम तो इसको लागू करेंगे, और चुनाव के पहले हम इसको लागू कर देंगे। ये जैसा मैंने बताया कि बता के छक्का मारने वाली बात थी। तो ये सारी की जो आपके जो इनकी जो टाइमिंग की गई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट की, ये बड़ा एक लंबा प्लान था। अब जिसने भी कहा हो, अब चाहे सोरोस ने कहा हो, सोरोस का तो क्या करें, उसकी बेचारी विक्टोरिया न्यूलैंड ही चली गई। तो वो जिसने भी प्लान किया था ये, तो सैम पिट्रोडा ने लोगों से मिल मिला के प्लान कराया होगा। तो उसमें ये था कि साहब की फार्मर प्रोटेस्ट होगी, फार्मर्स जो है वो दिल्ली को मार्च करेंगे, दिल्ली को फिर से घेरेंगे, और दिल्ली को जब घेरेंगे तो जो बीजे यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, वो बीच में जब यूपी आएगी तो यूपी से डाइवर्ट होके यहाँ आ जाएगी, और वो मिल जाएंगे, और ये जो पूरा का पूरा सरकार को डरा देंगे पिछली बार की तरह, और सरकार जो है ये सीएए की हिम्मत नहीं करेगी। तो ये प्लान था। अब ये प्लान जो है वो खट्टर जी ने पहले दिन से ही उसको असफल कर दिया। वो वहाँ पे ऐसे तगड़े आपके बैरिकेड्स लगाए, और ऐसा इनोवेशन किया, ड्रोन से टीयर गैस छोड़ना शुरू कर दिया। तो भाई मामला गड़बड़ हो गया इस बार। इस बार जो है वो थोड़ा बहुत सोरोस और टूल किट वाले सारे के सारे जो है उन्होंने मामला पहले से पहचाना नहीं, क्योंकि ये जो है एक्सपीरियंस गेन कर चुके थे, तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया। इस बार भी आपको पता है योगी जी ने क्या कहा। योगी जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई चचा जान अब्बा जान की औलादो, कायदे से रहना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी जी इस तरह से की कोई बात कहते हैं तो फिर सोचना पड़ता है। प्रॉब्लम केवल एक जगह होने वाली है, वो असम में होगी, क्योंकि असम में बहुत सारा जो आंसू वगैरह का जो एलिमेंट है ना, जो असमिया हिंदू सेंटिमेंट है वहाँ पे, वो बंगाली हिंदू को भी अपोज करता है। तो दी ओनली प्लेस वेयर आई एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ ट्रबल इज असम। लेकिन असम में हिमंत बिश्व शर्मा जी बैठे हुए, उन्होंने कहा है कि भाई पार्टी अगर कोई भी करेगी तो हम पार्टी को डी रजिस्टर कर देंगे। वो कैसे करेंगे नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कह दिया है। तो आई एक्सपेक्ट ही विल बी एबल टू हैंडल इट। सर वही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बाहर का तो अभी इतना, आई डोंट थिंक लोग इतने वरीड हैं बाहर के लोग क्या कहते हैं, अमेरिका क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। वैसे भी पिछले वाले जो भी प्रोटेस्ट हुए थे उसमें किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला था ऑफिशियली। देयर वाज नो गवर्नमेंट रिएक्शन टू द प्रोटेस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। वो हाँ इधर उधर से वी आर वाचिंग, ये वो डिडंट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। इस बार ही आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठा 5:30 बजे, तो सबसे पहला जो मैंने जब खोला अपना ट्विटर, तो मेरे को अल जजीरा का ट्वीट दिखा कि साहब ये तो मतलब बहुत इतना ही। लेट देखा आपने? हाँ मैं
नहीं, मैं कल रात को मैं थोड़ा अलग अलग मूड में था, मैं बड़ा खुश था, वो अग्नि 5 ने पटाखे फोड़ रखे थे, तो मैं बोला यार चलो छोड़ो। सुबह मैंने जब खोला तो मैं बोला यार अल जजीरा का आ गया। उसके बाद हमारे हिंदू न्यूज़पेपर से काफ़ी ट्वीट्स आ रहे हैं कि भाई ये हो गया, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये तो किसी आर्टिकल के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है, ये क्या है? ये सर देखिए, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ कि ये लोग क्या लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं सर? बाकी तो मेरे को पता नहीं। इनका क्या हालत है मुझे नहीं पता। ये क्या आपको, हमको, हमारे जैसे जितने भारतीय लोग हैं, कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, सुन जाएँगे, बस बहक जाएँगे। वही सीधी सी बात है, आपको अगर दिक्कत है तो चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव में मुद्दा बनाओ इसको। और इस मुद्दे पर अगर आप जीत जाते हो तो हटा देना बाद में, आखिरकार इट्स एन अमेंडमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो है नहीं, लॉ का अमेंडमेंट है, सिंपल लॉ है। मेजोरिटी से हटा देना हुँ। उसको, दिक्कत क्या है। लेकिन वो क्या है कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है ना, इसका एक थ्रू आउट 2019 की प्रॉब्लम क्या है ऑपोजिशन की, कि आज तक ये मोदी सरकार को लेजिटिमेट सरकार नहीं मानता। In their worldview, the Modi government is not a legitimate government because they had inherited the legitimacy from the British through Nehru. ये इनका वर्ल्ड व्यू है, ये इनकी थिंकिंग है। तो इसलिए इफ दे कैन नॉट डिस्प्लेस दिस गवर्नमेंट थ्रू बैलेट, देन दे विल क्रिएट डिस्टर्बेंसेस। उसकी जो टूल किट है वो बाहर से मिल ही जाती है। आप जानते हैं कि जो ग्रेट डेमोक्रेट, जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेट सो कॉल्ड, जो अमेरिका है, वो तो इस टूल किट में परफेक्ट ही है, उसका काम ही यही है। हिस्टोरिकली दे आर एट ऑड्स विद फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद डिक्टेटर्स, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद टोटलिटेरियन रिजीम्स। तो इसलिए वहाँ से टूल किट ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन ये जो बंदा है आपका नरेंद्र मोदी नाम का, ये बड़ा विचित्र व्यक्ति है। इसको आप जितना तंग करोगे वो उतना स्ट्रांग हो जाता है। तो ये भारी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, ये सारी टूल किट फेल हो गई। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि विक्टोरिया न्यूलैंड को आखिरकार हटाना पड़ा। विक्टोरिया न्यूलैंड के क्या टास्क दिए गए थे? विक्टोरिया न्यूलैंड को टास्क दिया गया था यूक्रेन में वो सफल होगी रिजीम चेंज में, कलर रेवोल्यूशन करा दिया। उसके बाद हर स्टॉक वेंट अप कि भाई ये तो बड़ी तगड़ी एक बंदी है जो जहाँ भी चाहे वहाँ पर कलर रेवोल्यूशन करा देती है। फिर उसने क्या ट्राई किया, फिर उसको कहा गया कि अच्छा ऐसा करो, थोड़ा रशिया में कर दो। रशिया में चली नहीं, वहाँ पुतिन है। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा ऐसा है, ये मोदी जो है ये बंदा ठीक नहीं है, ये बहुत तगड़ा डेमोक्रेट होता जा रहा है और डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है यहाँ पे, तो इसलिए ऑपरेशन करो तुरंत। तो उसने तरह तरह के ऑपरेशन किए, वीडन किया, फ्रीडम हाउस किया, इस तरह के और दुनिया भर के, हंगर इंडेक्स किया, ये सारे उसने ट्राई किए। पता चला यार किसी के ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा। भारत में ये जो एक इको चेम्बर है उसको छोड़ के कोई सुनता ही नहीं। अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स में उनके ऑपेड पेजेस पे ये सारी चीज़ें छपती हैं जिसको कोई पढ़ता नहीं। अब इंडियन एक्सप्रेस क्यों पढ़ते हैं लोग? स्पोर्ट्स पेज के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों पढ़ते हैं? वो उसके पॉलिटिकल पेज के लिए। ऑपेड कौन पढ़ रहा है? ऑपेड अगर किसी का पढ़ना है आजकल तो लोग जयपुर डायलॉग्स देखते हैं, टेफ टॉक्स देखते हैं। तो इसलिए वो पूरा का पूरा मामला हो गया फेल बुरी तरह से। तब इन्होंने 2019 में जब वो हिस्टोरिकल एक और जो है वो नई हिस्ट्री बना दी मोदी जी ने, तब ये थोड़ा सा शेकन अप हुए। इन्होंने कहा कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, समथिंग सॉलिड हैज टू बी डन। फिर उन्होंने वो सीए वाली टूल किट कराई है। उसूली सीए टूल किट में मस्ट से कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो फाउंड वांटिंग। मे बी उनको ये लग रहा था कि साहब कि ये जो है ये बड़े पावरफुल लोग हैं बाहर से, इनके पास इंटेलिजेंस तो थी कि बाहर से ऑपरेट हो रहा है, तो उनको लगा कि ये बड़े पावरफुल लोग हैं यार, इनको थोड़ा सा जो है बचा के चलो वगैरह वगैरह। सो दे डिडंट गो होल हॉग। वेयरएज मैं पहले दिन से कह रहा था कि यार ये सीए वालों में इनमें कुछ नहीं है भैया, पानी डाल दो। सर्दियों का टाइम है, महिलाएं बैठी हुई है,
इसका बहुत इफेक्टिव, हमने तो लॉ एंड ऑर्डर में यही सीखा है कि यदि महिलाओं को आगे करके चलाया जाए तो उनके ऊपर पानी चला दो, जैसे ही कपड़े जो है वो बदन से चिपकते हैं महिलाएं भाग लेती हैं। एक बात, यही काम योगी जी ने किया। योगी जी ने क्या किया, जिस तरह के शाहीन बाग में किया गया था उसी तरह वहाँ वो अमीनाबाद और इधर हजरतगंज के बीच की जो रोड है उस पर किया गया। वेरी गुड। पार्क में पहले और उसके बाद सड़क को ऑक्यूपाई किया गया। मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ नहीं किया है। योगी जी ने सड़क पे और पार्क में पानी भरवा दिया। आ जाओ, दिसंबर का महीना, मजा लो। लखनऊ में वैसे भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते आसानी से इन महीनों में, तो आइस कोल्ड। ये काम ये दिल्ली में करने से चूक गए। और जो ये फार्म एजिटेशन हुआ ये इस कमजोरी की वजह से ही हुआ। ये काम जो इस बार इन्होंने किया, अगर ये उन्होंने उस समय किया होता तो दे वुड हैव हैड अ मच स्मूदर सेलिंग। या लेकिन उसके बाद फिर जो भी उनके पास इनपुट्स थे बाहर से, क्या है क्या नहीं है, तो उसको देखते हुए उन्होंने पास तो कर दिया एक्ट, बट देन दे डिलेड द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यू शुड हैव इट एट द टाइम ऑफ योर ओन चूजिंग। और इस बार बता के पहले से एडवांस में कि भैया तैयारी करनी हो तो करा लो। और मेरे हिसाब से इसमें एक ये भी था कि पर्सपेक्टिव कि इनकी तैयारियाँ होंगी तो हमें पहले से पता लग जाएगा। तो इसलिए भाई कुछ नहीं होना है, क्योंकि तैयारी कुछ हुई नहीं, इनको पता है इलेक्शन सामने। पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो टाइम, मनी, रिसोर्सेज जो है वो इलेक्शन पे इन्वेस्ट करेंगी कि इन एजिटेशंस पे इन्वेस्ट करेंगी। खासतौर से जब उन्हें पता है कि पिछली बार का जो किया CAA वाला और जो आपका फार्म लॉज वाला, उसका टारगेट यूपी था। उनको पता है कि भाई यूपी से ही जो है वो पावर जाती है, अगर मेजॉरिटी आती है मोदी की तो यूपी में गुड परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो वही यूपी के चुनाव को टारगेट करके पहला काम उन्होंने किया था। वहाँ फेल हो गए बुरी तरह से। वहाँ योगी जी है, योगी जी आराम से 2/3 मेजोरिटी लेके आ गए। दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस दैट द ऑपोजिशन कुड हैव मस्टर्ड अप इन यूपी। या उनको 92% मुस्लिम वोट मिला है। एंड मुस्लिम वोट, अनलाइक कर्नाटका जहाँ पे ये टॉम टॉम करते हैं कि साहब मुस्लिम वोट की वजह से जीत गए, नो, बीजेपी लॉस्ट बिकॉज दे लॉस्ट देयर ओन वोट्स। जो उनके जो सपोर्टिंग लोग थे उनके वोट्स उनके पास से चले गए, इसलिए हारे वो। यहाँ पर इनका टोटल कंसोलिडेशन करने के बाद भी, हिस्टोरिकल कंसोलिडेशन करने के बाद भी बीजेपी एनडीए गॉट 2/3 मेजोरिटी। यहाँ से थोड़ा सा ये डिसहार्टन ज़रूर हुए, लेकिन उस डिसहार्टन होने के बाद में आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कॉशियस, दे वर लुकिंग एट ऑल दी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये जो चुनाव के टाइम पे करेंगे। ममता दीदी भी चुनाव में बिजी रहेंगी कि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम कहीं हो सकती थी तो वेस्ट बंगाल में हो सकती थी, बिकॉज open support to all kind of lumpen elements that is available in West Bengal. असम का तो उन्हें पता था कि ठीक है प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, there is an underlying sentiment which includes Hindu sentiment, Assamese Hindu sentiment, but they were confident कि भाई हेमंत बिश्व शर्मा हैंडल कर लेंगे। सर तो मेरे अब को ये जो इशू है भैया, तो आप CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट करो या आप इनके चुनाव लड़ो। मैं बताता हूँ आपको some of the more interesting comments that we have got. आपने तो अल जज़ीरा को देखा। अल जज़ीरा तो खैर इट्स नाइदर हियर नॉर देयर। प्यारा है सर, वो बहुत प्यारा है। बड़ा एक एनोडाइन सा स्टेटमेंट, एंटी मुस्लिम करके। द बेस्ट स्टेटमेंट्स हैव कम फ्रॉम, नंबर 1 फ्रॉम राणा अयूब। बताइए, रमज़ान के पहले दिन ऐसा कर दिया। हाय हाय। रमज़ान मुबारक करने का ये अंदाज जो है राणा अयूब को पसंद नहीं आया। और कुछ जो है सम इम्पॉर्टेंट वॉइसेस जो इनके इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में है, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि भैया ये इट इज अ ट्रैप, डोंट गेट इनटू इट। हाँ, इसकी डिस्कशन मत करो, ये कुछ कर रहे हैं और ऊपर से। हाँ, ये भी देखा है। कि भाई डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप, कि जितना भी उस ट्रैप में जाओगे तो पता चला हिंदू जो है वो और कंसोलिडेट हो जाएंगे, चुनाव आए हुए हैं।
ये नक्शल में ये सिचुएशन है। हालत खराब है, मतलब ऑपोजिशन वहां पर उस तरफ से। हम्म। सर मेरे को जो लॉजिकल डिडक्शन जो आएगा इस मूव का, एक तो आप लोगों को अंदर लेने की बात कर रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है काफी टाइम तक, इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं हमारे पास इतने सारे भरे हुए हैं चारों तरफ, एंड कुछ पॉलिटिकल रीजंस के लिए हैं, कुछ इकोनॉमिक रीजंस के लिए हैं, कुछ रिलीजियस रीजंस के लिए हैं, एंड बोथ मोस्टली साइड्स ऑफ द इकोनॉमिक पैराडाइम। रीजंस के लिए है, मोस्टली जो इलीगल जिनको बोलते हैं, दैट टू कैटेगरीज एक्चुअली। चलिए आप पूछ लीजिए क्वेश्चन पूरा, फिर बताता हूँ। नहीं, दो साइड पैराडाइम है, एक जिनकी हालत एक्चुअली खराब है सर, जहां से वो आ रहे हैं, परसिक्यूटेड हैं, अब वो कोई भी रिलीजन के हों, कुछ भी हो, कैन बी एनी एनी पर्टिकुलर रीजन, और एक है जो यहाँ पर आके उल्टे काम करने शुरू करते हैं, विच वी सीन। कभी वंदे भारत पे पत्थर फेंक देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे, एंड रोहिंग्यास वी नो इज वेरी फेमस फॉर ऑल दिस। आपको क्या लगता है ऐसे इसका नेक्स्ट प्रोग्रेशन विल बी टुवर्ड्स दैट? क्योंकि एक तरफ आपने सॉर्ट आउट करा लोगों को अंदर आने के लिए, ठीक है, नाउ यहाँ से बाहर निकालने के लिए भी तो करना पड़ेगा ना, जो जैसे कल वो तो 73। एनआरसी होगा ना, वो तो एनआरसी विल बी द हाँ जी। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। और everybody would be surprised, but NRC is already there in the Citizenship Act. लोग पढ़ते नहीं हैं, सिटीजनशिप एक्ट में एनआरसी पहले से ही है। एक कमेटी बनी थी 2003 में, उसके चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी, एनडीए सरकार में प्रणब मुखर्जी उसके चेयरमैन थे। उसमें मेंबर्स कौन थे? कपिल सिब्बल, लालू प्रसाद यादव, ये सब लोग चेयर उसके मेंबर्स थे, और ये चेयरमैन उसके प्रणब मुखर्जी थे। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई एनआरसी लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, एनआरसी लाना बहुत ज़रूरी है, और ये जो आपके हिंदू माइग्रेंट्स आए हुए हैं इनको आपको रेगुलराइज करना ज़रूरी है। उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है दी लियाकत नेहरू एग्रीमेंट। लियाकत नेहरू एग्रीमेंट को आप पढ़ें। मैं लोगों से, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, उनसे कहूँगा कि इसका पूरा अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए आपको, और सीए क्यों हुआ, उसके क्या लीगल पहलू हैं, उसके क्या सोशल पहलू हैं, तो जो मेरी बुक है अनब्रेकिंग इंडिया उसको पढ़ें, क्योंकि इट हैज़ एनालाइज बोथ 370 एंड सीए अलॉन्ग विद इट्स देयर बैकग्राउंड्स। तो सीए इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम लियाकत नेहरू पैक्ट। अब लियाकत नेहरू पैक्ट में एक चीज़ लिखी हुई थी साहब, मैं आपको उसको दोगे, देखिए मेरे सामने खुला हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। वो कहता है, इसका क्लॉज जो है वो 6 है, क्लॉज बी का 6, आप नोट फरमा लें, देख लीजिएगा आप इसको लियाकत नेहरू पैक्ट में। वो बाकी सब बातें कर करके साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसा हो गया है, और वो माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, सब कुछ है वो, ऑल दैट इज ओके। ये क्लॉज 6 कहता है दैट इन द केस ऑफ अ माइग्रेंट हु डिसाइड्स नॉट टू रिटर्न। अच्छा, माइग्रेंट की जो बात हो रही है ना, ये माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, माइनॉरिटीज़ ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज, एंड दिस इज इन द वेक ऑफ द राइट्स इन ईस्ट बंगाल इन 1950। एक एंडरसन ब्रिज हुआ करता है, वहाँ पे गाड़ियों को रोक रोक के ब्रिज के ऊपर हिंदुओं को काटा गया था, द एंडरसन ब्रिज इंसिडेंट। व्यूअर्स कैन गूगल इट एंड सी। तो उस बैकग्राउंड में जो ऑलमोस्ट 10,000 हिंदूज वे किल्ड इन दोज राइट्स, क्योंकि पंजाब में, वेस्ट पंजाब में तो ये 47 का जब हुआ था पार्टीशन, उसी टाइम हो गए थे, यहाँ पे बाद में हुए थे, और देवर स्टेज मैनेज क्या बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से किए गए थे टू ड्राइव आउट द हिंदूज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, द देन ईस्ट पाकिस्तान। तो इसमें जो क्या कहते हैं, सब बातें जो है वो करके कि दैट इन द केस ऑफ अ माइग्रेंट हु डिसाइड्स नॉट टू रिटर्न, ओके, so they have given this leeway that a migrant may not return. And he says, decides not to return, ownership of all his immovable property shall continue to vest in him, and he shall have unrestricted right to dispose of it by sale, by exchange with an evacuee in the other country or otherwise.
ये है रिकग्निशन कि जो लोग यहाँ आ गए हैं दे मे नॉट रिटर्न। तो भाई ये सब जो किया जा रहा है ये ऐसे लोगों के लिए किया जा रहा है who have returned here, who have come to India due to persecution. These are the persecuted minorities. There are two kind of immigrants. There is one, the religious immigrants who have suffered from the Islamic law, Islamic rule, because in Islamic law, the non-Muslim cannot be an equal to Muslim. He necessarily has to be a zimmi. That is the Islamic law. In Bangladesh, this law has been applied. इसका जो application है वो बड़ा fitfully हुआ है। मुजीब के टाइम में तो बड़ा उस टाइम पे सेक्युलर होता था, तो सबको जो है बराबर के राइट्स दिए गए। इंदिरा गांधी also failed miserably that she could not secure the rights for Hindus even after 1971. 1971 में यहाँ तो दे दिया उन्होंने। इंदिरा गांधी का मेरा को बिल्कुल समझ भी नहीं आया, आफ्टर विनिंग दैट वॉर, फेमस वॉर, एंड विनिंग इट सो डिसाइसिवली, शी बार्टर्ड अवे एवरीथिंग ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स को असम में 1971 तक का वैलिडिटी दे दिया, लेकिन बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कुछ भी सिक्योर नहीं किया। जैसा कि आपने शिमला एग्रीमेंट में भी देखा कि आपने तो 93,000 उनके वापस ले लिए, हमारे 76 थे वो वापस नहीं ले पाई, वो नहीं लिए, भूल गए उनके बारे में। आर्मी को और मैनेक शॉ को और बाकी लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया उस पूरे प्रोसेस में। तो ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। मैं तो बराबर ये कहता रहा हूँ कि भैया जो आपके चाचा नेहरू ने जो कहा था CAA, वही चाचा नेहरू और प्रणब मुखर्जी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके ऊपर जो पहला जो 2004 का बाद में अमेंडमेंट आया था, और नॉट श्योर, आई थिंक 2004 अमेंडमेंट जो आया था वो तो UPA ही लाई थी। 2003 में उसका रिकमेंडेशन हुआ था, बिल जो है वो आ गया था 2003 में शायद, और जो पास हुआ था वो UPA के टाइम पे हुआ था। तो ये काम तो सारा उसी का कंटिन्यूएशन ही तो है। There is nothing new in this. There is absolutely nothing new in this. It is only a continuation of a historical process that was set in motion by the Liaquat-Nehru Agreement of April 1950. जी। That's true. नहीं, वो तो आपने एकदम ठीक बोला है सर, and there is no question that whole last time drama वो दिए वो and all that stuff is all stupid actually. It's a very simple thing यार, and अगर इन कंट्रीज को इतना ही यही है कि यहाँ पर हम लोग इतना बुरे कर रहे हैं लोगों के साथ, आप भी रख लो यार अपना CA, अपने कंट्रीज में बना लो CA, जो आएगा यहाँ से ले लेना। बिल्कुल। Nobody will take and nobody will go. नहीं जाएगा यहाँ से। Why would you go, sir? I mean, forget the religious this thing. Nobody is a fool. You know, even the biggest religious fanatic will say, "पागल है क्या?" हाँ भाई, that's very nice. भारत माता की जय. Everything is okay. Because there's just, you know, it doesn't make sense. And jokes apart, it's a stupid thing. तो ये तो है सर. And but most importantly, lastly मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दुनिया में जो एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, अगर आप देखें अभी इस तरफ सर, ये चीजें जो माइग्रेंट्स के ऊपर, लोगों का पॉपुलेशन ट्रांसफर के ऊपर काफी डिस्कशंस, जो पहले लोग बात नहीं करते थे इन चीजों के बारे में, दीज वर थिंग्स दैट वर नॉट स्पोकन अबाउट एट ऑल। आजकल लोग खुले में बात करते हैं, डिपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। वो यूके तो उसको शिप में डाल के रुवांडा भेजने के चक्कर में है सारे इलीगल्स को। तो यू नो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन मूवमेंट व्हिच इज हैपनिंग। आपको क्या लगता है सर, हमारे नेबर्स में से सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी कंट्री को मिलेगा? बिकॉज बांग्लादेश में तो खैर कोई बचे नहीं, इतने थोड़े बहुत ही है वहां पर तो, बट डू यू थिंक देयर विल बी अ मूवमेंट इन फ्रॉम पाकिस्तान सर? नहीं, बांग्लादेश में तो भाई, बांग्लादेश अभी भी 9% हिंदूज आर देयर है, बट वो देयर लॉट ऑफ देम आर इंटीग्रेटेड प्रीटी वेल इनटू द सोसाइटी, लॉट ऑफ देम आर परसिक्यूटेड आल्सो, उसमें कोई बात नहीं है, मारते मुर्ते बहुत हैं वहां पे। फिर वील गो हिस्टोरिकली, इफ यू गो हिस्टोरिकली तो देखिए कि जो स्ट्रक्चर था पार्टीशन से पहले, तो पार्टीशन से पहले कलकत्ता वाज द मैग्नेट,
और जितने जी। भी वेल टू डू बंगालीज हुआ करते थे, ऑल ऑफ देम हैड अ सेकंड होम इन कलकत्ता। उनका कलकत्ता में दूसरा घर होता ही होता था। तो हम्म। जो ढाका में भी रहते थे वो भी कलकत्ता में अपना एक हाउस रखते थे। तो जब ये प्रॉब्लम्स हुई ना, तो जितने भी आपके जो वेल टू डू जितने भी थे ना, वो सारे के सारे जो है वो दे लेफ्ट बांग्लादेश एंड केम टू कलकत्ता, एक्सेप्ट जी। फॉर वेरी फ्यू। और आज का जो वहाँ जो हिंदू पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, उस हिंदू पॉपुलेशन में आप ये समझिए कि 90% उसमें वो है जिनको आप यहाँ दलित कहते हैं। वो वेल रिकग्नाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ये मतवाज हैं, नाम शूद्राज, राजवंशीज, ये कम्युनिटीज़ जो हैं ये वहाँ की प्रीडोमिनेंटली उस हिंदू स्ट्रक्चर की पार्ट है वहाँ पे। हम्म। तो वैसे तो इस्लाम इज सपोज टू बी थियोरेटिकली भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि लोग जो है वो खाली सिलेक्टिव थियरीज बताते हैं कि साहब बड़ा एगैलिटेरियन है। बाय फुट इट इज़ एगैलिटेरियन। देयर इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टोटल अशराफ हेजिमनी in Islam. There are structured laws. There is what is called the Kufu laws. These Kufu laws, they lay down the hierarchy. आपको इस तरह की लेट डाउन हायरार्की हिंदुइज्म में कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ पे उन्होंने बाकायदा हायरार्की बना रखी है और वो एंडोगेमी जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें। रेसिस्ट, इट इज़ रेसिस्ट एज वेल। अल-एमतु min Quraysh, a leader can only be a Quraysh। ये उनकी हदीस में आया हुआ है, and the hadith is inviolable as you know that। तो it is basically a racist and a very hierarchical society with well laid out, well defined laws and principles। मैंने आपको बताया हदीस है, आपके कूफू लॉज हैं उनके। तो ये सब तो कहने की बात है। बाकी अगर इतनी ही इगैलिटेरियन थी तो भाई और तो हमारे जो पाकिस्तान में जो हिंदू बचे हुए हैं, जो पाकिस्तान की भी हाल है, वहाँ तो 97-98% आर दीज डाउन ट्रोडन क्लासेस। और आप ये देखिए कि हमारे भारत में जो लोग जो हैं इन सो कॉल्ड दलित के, मैं सो कॉल्ड दलित कहूँगा क्योंकि दे एंजॉय बेनिफिट्स दैट नोबडी एल्स एंजॉयज, और उसके कारण एक बड़ा क्लास जो है वो वेल टू डू हो गया है। नाउ दीज वेल टू डू क्लासेस अमंग द दलित्स, दे ओनली लिवरेज देयर कास्ट, दे gain privileges by leveraging their caste, but they have absolutely no concern for these poor brethren of theirs who are also Dalits. But these Dalits who are left behind in Pakistan and in Bangladesh, they love Sanatan Dharma. They just don't want to convert into Islam. That is why they want to come to India. वेरे जो हमारा जो एलीट दलित क्लास है वो जो है वो रोज गालियाँ देता है सनातन को। सो यू कैन सी द डिफरेंस एंड यू कैन सी द हिपोक्रेसी दैट गोज विद इट। तो ये इसका सोशियोलॉजिकल जो फिनोमेनन है वो है। तो जो यहाँ आते हैं वो रिलीजियसली परसिक्यूटेड आते हैं, वो अपने घर बार को छोड़ के, और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी माइग्रेंट के लिए, हिंदू माइग्रेंट के लिए, कि वो अपने देवी देवता कुल देवी को छोड़ के आता है। दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल पार्ट फॉर हिम। तो ये चीज़ जो है ना, इसको भी समझने की आवश्यकता है। जी। आई थिंक यू ब्रॉट इट अप वेरी वेरी केयरफुली। लास्टली मैं एक क्वेश्चन और खींच लेता हूँ आपसे सर। आपको क्या लगता है मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काया जाएगा इन चीजों में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भड़काने की क्या जरूरत है? उनको भड़काया नहीं जाता है साहब। आप जो है वो थोड़ा इस्लामिक माइंड को समझिए। उनको तो सिर्फ हुक्म दिया जाता है। दे आर बाउंड टू डू व्हाट इज कॉल्ड तकलीद, थियोलॉजी में है कि उनको तकलीद करनी है, यानी जो भी बड़े उलमा जो भी कहें उसकी नकल करनी है, उनको वही काम करना है जो वहाँ से हुक्म आएगा। तो इसलिए दे डोंट हैव टू बी इंसाइटेड।
को इंसाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो उसी स्टेट में रहते हैं, परमानेंट स्टेट में रहते हैं वो। मेरा वही सवाल है सर कि विल दिस बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने रिसेंटली एसपी वैद साहब से भी बात करी थी, उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि देखो ये प्रोवोक करने की बातें हैं और कुछ है नहीं, लोगों को फालतू में तुम खड़े करके वो प्रोवोक करो और ये करो वो करो, कुछ हुआ नहीं। वो कितने टाइम से बोल रहा है भाई यहाँ पर ना करो ना करो ना करो, तो एक टाइम के बाद हर किसी का पेशेंस जाएगा, एंड दैट्स व्हाट इट इज। उन्होंने तो इतना तक बोल दिया कि पुलिस ऑफिसर की सस्पेंशन को मैं तो सपोर्ट नहीं करता, तो ही सेड इट वेरी नहीं, क्लियरली कोई एंड नहीं फ्रॉम सपोर्ट समबडी। करता, कोई नहीं सपोर्ट करता है। इट वाज होपलेस एक्ट, इट वाज अ होपलेस एक्ट, इट वाज sheer cowardice, एक्चुअली इट गिव्स सिग्नल टू दीज ट्रबल मेकर्स या कि भाई पुलिस इज वीक। ये क्यों नहीं ट्राई करते ये चीज़ें यूपी में? उनको पता है क्या होगा। दिल्ली में ट्राई करते हैं, हर बार करते हैं, उनको पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो बड़ा सेक्युलर टाइप की है और वो जो है नहीं, वो डायरेक्टली गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कैपिटल में है होम ना, तो थोड़ा सा अफेयर्स, वो हो जाता है मिनिस्ट्री आराम ऑफ से होम यार। अफेयर्स वो थोड़ा वो करती रहती है, तो उनको पता है ये चीज़, दे नो द वीकनेस। वो बात तो दे आपकी वेरी ठीक है, क्लेवर, दे वेरी क्लेवर टू स्पॉट वीकनेसेस। वो बात तो आपकी इसलिए ठीक है आप सर। देखा है कि ज़्यादातर दंगे जो है वो सेक्युलर रिजीम्स में होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जो पुलिस है ये वीक नीड है, हमारे अगेंस्ट में एक्शन जो है वो नहीं करेगी, करेगी भी तो हम निकाल लेंगे। दैट्स व्हाई यू विल सी कि दंगे किस रिजीम में होते हैं। सर जी थैंक यू सो मच, आपका पहला रिएक्शन तो मिला, लेट्स होप पीसफुली सब कुछ निकल जाए, क्योंकि आई मीन अभी इस टाइम पे 2-3 चीजें ट्रेंड कर रही थी जब शो शुरू हुआ था ट्विटर पे कि नथिंग टू फियर फ्रॉम सीएए, मैं बोला ये इंटरेस्टिंग है, तो ट्विटर पे भी ये चीज चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। इट्स अ इंटरेस्टिंग टाइम एंड आई थिंक नैरेटिव्स के हिसाब से तो वी आर देखिए वेरी वेल वो कवर्ड। समय बहुत अच्छी तरह से चूज़ किया है, रमज़ान आरंभ हो चुका है और जो बड़े जो जिसको कहें कि कौम के जो हितैषी हैं वो सब इस समय भूखे पेट होंगे, तो वो भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। ये ज़माने तो है नहीं कि भाई अरब में आप देखिए जो जितने भी बड़े बड़े ग़ज़वे हुए हैं वो सब रमज़ान के वक्त में हुए हैं। जो सबसे बड़ा ग़ज़वा माना जाता है ग़ज़वा बदर, वो 17 रमज़ान को हुआ था। मक्का की फ़तह वो भी 20 रमज़ान को हुई थी। तो लोग जो कहते हैं ना कि साहब कि रमज़ान का महीना जो है वो इट इज़ अ पायस मंथ, इट्स मंथ ऑफ पीस। ये भी बता दें कि जितने भी बड़े बड़े ग़ज़वे हुए हैं वो सब रमज़ान में ही हुए हैं। तो मुझे लगता है कि रमज़ान के वक्त किया है इन्होंने, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना वो उनमें वो जज्बा नहीं रहा जी। वो क्या है कि दिन भर भूखे रहते हैं तो पस्त हो जाते हैं, फिर वो तो सोचते हैं कि यार रमज़ान मनाएं या कि जो है ये दंगेबाजी करें। इसलिए वक्त जो है ना वो टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। इसलिए भाई टाइमिंग लोगों का को तो कहो रमज़ान मुबारक, आप अपना रमज़ान मनाओ और 28 दिन बाद ईद आएगी, वो उसकी चिंता करो और ये भूल जाओ तुम ये ग़ज़वे वज़वे और ये जिसको कहते हैं ये तशद्दुश, ये सब भूल जाइए। चलिए सर, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, आपका पहला रिएक्शन सीएए के ऊपर देने के लिए, एंड एज आई वाज सेइंग आई होप सब कुछ पीसफुली निकल जाए, क्योंकि कोई किसी को इस टाइम पे जब भारत एकदम मस्त में आगे चल रहा है, वी डोंट नीड अ स्पीड ब्रेकर और अ कॉमा और अ फुल स्टॉप इन द सेंटेंस। नथिंग इज़ गोइंग थैंक हैपन। थैंक यू सो मच नमस्ते। सर। जय भारत।